का 5वां चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं। इसके पिछले 2 वीडियोस में लाइव क्लासेस में मैंने आपको बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम है ना, और अवोगाड्रो का नियम, गै-लुसाक का नियम, गैस नियतांक, ये सब चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं और गैस समीकरण भी हमने PV = nRT पिछले क्लास में निकाल लिया था। अब हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं और सबको गुड मॉर्निंग है जितने बच्चे जुड़े हैं अभी, है ना। चूँकि ये मैं बैक कैमरा से ले रहा हूँ तो उधर दिख नहीं पा रहा है मुझे कि आपका क्या नाम है, कौन कौन जुड़े हो, तो मैं बिना नाम लिए ही सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो जो गैस अवस्था में है उनमें अणु कितने पास पास रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा घना है, कितना ज़्यादा घनत्व है। और मोलर द्रव्यमान, हम उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हम इसके आधार पे निकाल सकते हैं। तो गैस समीकरण आपने लिखा था PV = nRT, ठीक है। उसको आप चेंज करते हो तो V को इधर रख दिए और RT को इधर कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, N/V और P/RT, ये आपने चेंज करके बनाया, ठीक है। अब जो N है, जो इसका मोलर संख्या है, कितने मोल्स गैस वहां पर भरे हैं वो N है, आपको पता है, ठीक है। तो N का मान होता है M यानी स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, उस गैस का द्रव्यमान है, कितना आपने उसमें ग्राम या कितना किलोग्राम गैस भरा है उसका तौल करके वजन निकालते हैं, वो M से, स्मॉल m से। और कैपिटल M है उसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। जैसे आपने मान लो नाइट्रोजन भर दिया तो N2 हो गया, मान लो N2, तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का हो गया 28, तो ये उसका मोलर द्रव्यमान है। लेकिन अभी हमको नहीं पता है, उसी को हमको निकालना है। तो N के जगह में अपन स्मॉल m बटा कैपिटल M लिखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो N में ये रख दिया हमने और V पहले से नीचे में है ही, तो ये फार्मूला हो गया P/RT के साथ, ठीक है। अब देखिए, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि डेंसिटी के लिए स्मॉल m और कैपिटल V, मतलब उसका द्रव्यमान कितना है, कितना वजन आपने लिया है और उसको कितने आयतन में रखे हैं, वो दोनों का अनुपात इसकी डेंसिटी होती है। तो M/V जो है इसका मतलब है डेंसिटी, तो इसको यहां पर रख दिए तो D/कैपिटल M हो गया। ये देखिए D/कैपिटल M बराबर P/RT, ठीक है। तो डेंसिटी को रखा स्मॉल m बटा V के बारे में, इसके जगह पे, ठीक है। अब ठीक, अब समीकरण 5.21, इसमें आपको अगर कोई 1 2 3 4 5 चीजों में से 4 चीजें अगर आपको पता है तो 5वीं चीज आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो डेंसिटी दे दिया और इन सब का मान आपको पता है तो आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, और अगर मोलर द्रव्यमान दे दिया तो डेंसिटी निकाल सकते हो। तो कुछ भी को आप इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम अभी चाह रहे थे कि हम यहां पर मोलर द्रव्यमान निकालना चाह रहे थे। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, आप M को ऊपर ले गए, P को नीचे ले गए और RT को ऊपर ले गए, तो क्या हो जाएगा, DRT बटा P = M हो जाएगा। ये देखिए M में क्या क्या हुआ, DRT बटा P, ये देखिए DRT बटा P, है ना। RT को ऊपर ले गए, डेंसिटी को उसके साथ गुणा कर दिए और M को ऊपर और P को नीचे ले आए, तो बस वही फार्मूला आपका बन गया M = स्मॉल DRT। अब इसमें आपको जो जो चीज मान दिए रहेंगे उनको भरिए तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। अब है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी दिखने में इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो आप मुझे जरूर मैसेज करेंगे, हैं, चैटिंग में लिख देंगे। ये सामने मेरे पास एक दूसरा मोबाइल चल रहा है, उसमें चैटिंग आपकी दिख रही है, ठीक है, तो वो आप चैट करेंगे तो मेरे को दिख जाएगा, ठीक है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, देखिए, जैसे मान लो आपने एक से ज्यादा प्रकार के गैसेस को एक चेंबर में रखा है तो उनका एक संयुक्त दाब बनेगा, ठीक है। मान लो 2-3 गैस मिला करके उसमें मान लो 5 वायुमंडलीय दाब का प्रेशर आपने बनाया है,
ये 5 गैसों को मिला के 5 वायुमंडलीय दाब। तो जरूरी नहीं है कि उसमें हर गैस एक एक वायुमंडलीय दाब पे हो सकता है एक गैस आधा वायुमंडलीय दाब और दूसरा गैस 1.5 वायुमंडलीय दाब का हो। तो जो संयुक्त दाब होता है उसमें हर गैस का अपना अपना एक हिस्सा होता है, उस हिस्से को अपन आंशिक दाब कहते हैं। जैसे 5 गैसों ने मिला के 5 वायुमंडलीय दाब बनाया, उसमें एक गैस का 0.5 है, दूसरे का 1.5 है, तीसरे का 0.2 है, चौथे का ज्यादा है, ऐसा उनको हम आंशिक दाब के रूप में लिखेंगे कि संयुक्त दाब में किसी एक गैस का अपना क्या हिस्सा है, यह उसका संयुक्त दाब होगा। जॉन डाल्टन ने इस नियम को 1801 में प्रतिपादित किया, क्योंकि इसी को डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर है। अब यहां पर एक और चीज लिख दिया है कि वो आपका आदर्श गैस होना चाहिए जिसके अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगना चाहिए, तब ये आंशिक दाब का नियम 100% सक्सेसफुली अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई गैस नहीं है। तो जो वास्तविक गैसें हैं उनको अगर आप भरते हो तो आपको कम दबाव में भरना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम दबाव में भरोगे, जितनी कम डेंसिटी रहेगी, घनत्व, अणु उतने दूर रहेंगे, तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया उतनी कम लगेगी, तो वो आदर्श गैस के उतने करीब व्यवहार करेगा, वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा। अर्थात वह दाब जब इन गैसों को ताप की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाले पात्र में पृथक पृथक बंद किया जाता है, उनका आंशिक दाब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो आपने 5 गैसेस को वहां पर भरा है, लेकिन उसमें आप एक गैस का कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस एक गैस को आप अलग से उतने ही बड़े चेंबर में आप रख दीजिए, तो उससे आपको उस गैस का आंशिक दाब पता चलेगा कि एक गैस का इतना था, दूसरे का इतना था, तीसरे का इतना था, और सब जुड़ करके एक हो गए। अलग से रखोगे तो उतना दाब वो दिखाएगा। प्रत्येक गैस द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को आंशिक दाब कहते हैं। गणितीय रूप में आप इसको निकालना चाहते हो तो कुल दाब जो है P1, P2, P3 ये तब होगा जब वहां पर तापमान और आयतन निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा, तब ये ऐसा चलेगा। अगर तापमान और ये बदलता रहेगा तो फिर ये भी बदल जाएगा। ठीक है, तो P कुल जो है सभी गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, P1, P2, P3 आंशिक दाब है अलग अलग गैसों के। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो अच्छे समझ लेते हैं। गैसों को सामान्यतया जल के ऊपर एकत्र किया जाता है, अतः ये नम होती है। नमी युक्त गैस जिसमें जल वाष्प भी होता है के वाष्प दाब में से जल वाष्प दाब घटाने पर शुष्क गैस की दाब की गणना की जा सकती है। ठीक है, अगर गैस को आपने जल के ऊपर रखा है तो जल की वाष्प भी उसके साथ मिक्स हो रही है, उस वाष्प के कारण से जो दाब बन रहा है उसको आपको घटाना पड़ेगा। जल वाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जली तनाव कहते हैं। विभिन्न ताप पर जल के जली तनाव को सारणी में दिया गया है। देखिए, तो शुष्क गैस का कुल दाब निकालने के लिए कुल दाब में से जली दाब को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल का जली तनाव ये दाब कितना कितना होता है देखिए, तो ये तापमान देखिए, तापमान आपने 273 केल्विन लिया है, मतलब 0 डिग्री में लिया है इसको, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर इसमें 5 और बढ़ा के 15 डिग्री कर दिया। फिर आपने इसमें 2 और 1 3 यानी 18 डिग्री हो गया, है ना, और फिर 2 और बढ़ाया तो 20 डिग्री हो गया। तो 0, 10, 15, 18, 20 डिग्री में आपने काम किया। ठीक है, तो इनका आंशिक दाब देखिए। अब चूंकि तापमान बढ़ा रहे हैं तो जल जो है अधिक भाप बनाएगा, तो उसका जो वाष्प दाब है, मतलब जल तनाव है, वो अधिक होता जाएगा। वाष्प दाब नहीं बोलेंगे उसको, वाष्प दाब अलग चीज होता है। मैं आपको 12वीं क्लास का जब विलियन करके एक अध्याय है उसमें पढ़ाऊंगा तो आपको वाष्प दाब समझ में आएगा, वो अलग चीज है। ये जल तनाव कहलाएगा, जली तनाव। तो ये देखिए, सबसे कम ये था, फिर बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। क्यों? क्योंकि ज्यादा तापमान में जल जो है अधिक वाष्प बना रहा है। अब इसके आगे और 2 डिग्री बढ़ाया, 22 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 28 हो गया और फिर 30 हो गया। इतने में तो 0 से लेकर के 30 डिग्री तक बढ़ाते चले गए, तो देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है जल का जली तनाव, क्योंकि ज्यादा वाष्प बनाएगा तो ज्यादा
तनाव उसका बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप जो केल्विन लिखा रहता है ना, उसको पहले आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया करो, जिससे आपको ठीक से समझ में आएगा कि हम कितने तापमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप डिग्री सेल्सियस को ज़्यादा अच्छे समझते हो। आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है 25-30 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, तो उतने में आपको समझ में आएगा। अब है मोल अंश के रूप में आंशिक दाब। भाई निश्चित है कि एक चेंबर में आपने कई प्रकार के गैसेस को भरे हुए हैं, कई प्रकार के गैसेस को भरे हुए हैं, तो उनके कुछ ना कुछ मोल्स आपने वहां पर भरे हैं, मतलब गैस की जो मात्रा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो उनका मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, जैसे मान लो टोटल 5 गैसें आपने भरी हैं, पांचों गैसों के एक का आपने 2 मोल, एक का 3 मोल, एक का 1 मोल, एक को 4 मोल, ऐसा भरा है आपने, ठीक है, और टोटल मोल हो गया मान लो 10 मोल। तो टोटल 10 मोल है, उसमें इस गैस के 3 मोल है, तो ये उसका मोल फ्रैक्शन हुआ, उसके मोल का अंश हुआ कि 10 में से 3 मेरा हिस्सा है, ऐसा हुआ। तो टोटल में से उसको अपन उसमें से टोटल को डिवाइड करते हैं तो मोल अंश आपको मिल जाएगा। टोटल मोल अंश 1 होता है सभी का मिला करके, हमेशा भी बताएंगे आपको। माना कि तापमान कैपिटल T और पर V आयतन वाले पात्र में 3 गैसें जिनका आंशिक दाब P1, P2, P3 है रखी गई हैं। तो अभी आपने प्रेशर PV इक्वल टू nRT में से कन्वर्ट करके इसको बनाया था, तो N1, N2, N3 ये आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि RT और V तो स्टेबल है वहां पर, और N यहां पर इन गैसों के मोलों की संख्या है। मान लो एक गैस को 4 मोल, इसको 2 मोल, इसको 5 मोल ऐसा रखे हो, तो मोलों की संख्या को यहां पर रखना पड़ेगा। तो कुल दाब P1, P2, P3 हो जाएगा, तो कुल मोल भी, यानी कि ये दाब जो है कुल दाब अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो इन तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो दाब निकल जाएगा। इन तीनों को जोड़ा N1, N2, N3। अब आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए N1, N2, N3 को प्लस करके, और ये RT कॉमन है तीनों में, तो हम RT को बाहर रख दिए, ठीक है। अब देखिए, आप P1 को P कुल से यानी टोटल से भाग देने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, यहां पर आप देखिए कि आप ये इस P1 को आप P टोटल से भाग देना चाहते हैं, और P टोटल कितना है, ये है, ये P टोटल है, P कुल ये है। मतलब आप इस समीकरण को आप इस समीकरण से भाग देना चाहते हो, तो P1 बटा P कुल लिखोगे आप, P कुल, ठीक है। अब इसके भागित इसको करोगे तो ये पलट करके गुणा कर सकते हो आप। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे N1 RT बटा V, इसको भाग देना चाहते हो आप इससे N1, N2, N3 RT बाई V से, तो इसको गुणा कर सकते हो आप अगर इसको पलट दोगे तो गुणा करने के लिए N1, N2, N3 और RT नीचे चला जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये RT नीचे चला गया और ये V ऊपर चला गया। देखिए हुआ, अब ये V जो है कट गया, R और T कट गया, ये लो RT कट गया। अब क्या क्या बचा देखो, अब बचा N1 भागित N1 प्लस N2 प्लस N3, यही बचा है ना। ये देखो टोटल में N1 बटा N1, N2, N3 टोटल यही बचा है ना। और N1, N2, N3 होता है टोटल N, टोटल N जो कुल N आपने रखा है, 4 मोल 3 मोल 4 मोल ऐसा जोड़ करके, वो उसके जगह में आप टोटल N लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा है। अब ये इसके बराबर मान लो x1 मान लिया हमने, x1 माना, तो x1 जो है पहले गैस का मोल अंश हुआ, मोल अंश, मतलब x1 इक्वल टू N1 और टोटल N, मतलब कितना आपने मोल रखा। वही तो मैं आपको बता रहा था अभी तक कि मान लो 2 मोल 4 मोल 3 मोल 5 मोल ऐसा मिला करके टोटल 10 मोल कर लिए हो, उसमें उस गैस का मान लो 3 मोल रखे हो,
तो यही तो उसका मोल फ्रैक्शन मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकलेगा, मोल अंश कि मेरा मोल कितना है उसमें, मैं 4 लोगों के साथ मिलकर कहीं पर रखा हूं तो मेरा भाग उसमें कितना है, ये मोल अंश हुआ। तो टोटल में आपके पास जो फार्मूला हुआ वो हुआ x1 इक्वल टू n1 भागित टोटल n, ये हुआ। तो अलग अलग गैसों का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो x1 x2 x3 करोगे तो उसका n1 n2 n3 डिवाइडेड बाय n करोगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे कि n1 n2 n3 कितना भी लेंगे आप, टोटल दाब लेंगे, तो जब इसका मोल फ्रैक्शन निकलेगा x1 x2 x3 ये मोल फ्रैक्शन निकला, तो इनका टोटल कितना भी बढ़ाओगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा, टोटल मोल्स 1 ही होंगे। मतलब मोल फ्रैक्शन में हम अंश निकाल रहे हैं, तो एक हम टोटल मान लेते हैं कि 1 मोल है, तो उसमें उसके 0.2 है, उसके 0.3 है, उसके 0.5 है, उसके 0.7 है, उसके 0.8 है, ऐसा लिखते हैं। टोटल मोल्स एक ही लिखेंगे अपन, लेकिन उसके जो अलग अलग गैसों के अंश हैं वो हम पॉइंट में लिखेंगे, फिर 0.2 0.3 0.8 0.7 ऐसा लिखेंगे अंश को, मोल के अंश को, क्योंकि टोटल मोल 1 लिखते हैं अपन, 1 के अंदर कितना है ऐसा। तो P1 जो है अपना आंशिक दाब कितना हो जाएगा, उसके अपने कितने मोल हैं और कुल दाब कितने हैं, उसके आधार पे उसका आंशिक दाब निकल आएगा। ठीक है, उसका आंशिक दाब इस तरह से निकालेंगे अपन। अब हम किसी और गैस के लिए भी जो उसमें भरा पड़ा है, मान लो 3-4 गैसें आपने लिए हैं, तो उसमें बाकी गैसों का भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे आप P2 निकालना चाहते हो तो उसका आपको मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। ये देखिए मोल फ्रैक्शन उसका कितना है और कुल कितना दाब है, वैसे P3 का आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग गैसों का अलग अलग दाब, आंशिक दाब आप उसके मोल फ्रैक्शन से यानी मोल के अंश से निकाल सकते हो। और जो मोल का अंश है वो दशमलव में रहेगा, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अतः एक सामान्य समीकरण अगर लिखना चाहेंगे जो सब में कॉमन रहेगा तो वो इस तरह से रहेगा। देखिए कि किसी का भी अपना आंशिक दाब निकालना है तो उसका मोल अंश और कुल दाब को आपको लिखना है। तो ये Pi इक्वल टू xi, ठीक है, इनके आंशिक दाब और इनके मोल अंश को हम लिख रहे हैं किसी भी गैस के लिए। यदि कुल मिश्रण का कुल दाब ज्ञात है तो हम इस समीकरण में रख करके निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, एक नियॉन डाइऑक्सीजन मिश्रण में, मतलब नियॉन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, दोनों का मिश्रण। अब इसमें कितना कितना ग्राम लिया है आपने, तो डाइऑक्सीजन को लिया है आपने 70.6 और नियॉन को लिया है आपने 167.5। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार है तो नियॉन तथा डाइऑक्सीजन का अपने अपने आंशिक दाब निकालिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 70.6 अगर आपने ऑक्सीजन लिखा तो इसके आपने कितने मोल लिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल जो है 16 दूनी 32 ग्राम का होता है। तो अब 32 ग्राम का 1 मोल है तो 32 दूनी 64, यानी करीब करीब 2 दशमलव समथिंग ये आना चाहिए। वैसे नियॉन का हम निकालेंगे, अब देख लेते हैं कैसे निकाला है। ये देखिए डाई ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, ये देखिए 32 ग्राम पर मोल, मतलब आपको पता है ना ऑक्सीजन का आप किसी भी तत्व का या उसके अणु का आप मोल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो है डाइऑक्सीजन है यानी O2 है, एक ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक और 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। अब चूंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 32। मतलब ये है कि अगर 32 ग्राम आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो 1 मोल के बराबर होगा। 64 ग्राम लेते हो तो 2 मोल के बराबर होगा। और इसने कितना ग्राम लिया है, 70 ग्राम लिया है। तो 70 ग्राम लिया है तो डिवाइड कर दो 32 से, तो इतना मोल हुआ, मतलब 2 दशमलव समथिंग हुआ। मैं पहले ही कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। अब नियॉन देखिए, नियॉन
क्योंकि अपने आप में ये एकल परमाणु वाला अणु होता है, क्योंकि नियॉन एक आदर्श गैस है और ये कभी दूसरे परमाणु के साथ नहीं जुड़ेगा। तो नियॉन का अकेला जो परमाणु द्रव्यमान है, एवरेज हम निकालते हैं इसको 167.5 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम निकालते हैं। मतलब नियॉन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान 20 ग्राम है और हमने कितने ग्राम लिए हैं? 167.5 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि नियॉन को अगर 20 ग्राम तौल के लेते हो तो उसका 1 मोल हुआ वो, और हमने कितने ग्राम लिया है? 167.5। तो डिवाइड कर दो उसको 20 से, तो आपके हो जाएंगे 8.375 मोल्स। तो आपने ऑक्सीजन लिया है 2.21, नियॉन लिया है 8.375 मोल। ठीक है, तो टोटल मोल, अब ऑक्सीजन के मोल अंश आपको निकालना है। तो ऑक्सीजन के आपने कितने मोल लिए हैं और टोटल मोल कितना है इसको निकालोगे तो इसका आ रहा है 0.21 मोल। देखिए ऑक्सीजन का 0.21 है और टोटल मोल होता है 1, मैंने पहले ही बताया है आपको। तो अगर 1 में से 0.21 को आप घटा देते हो तो 0.79 मोल आएगा आपका नियॉन का। अब देखते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जो अभी आपने फार्मूला निकाला उसके हिसाब से। तो डाई ऑक्सीजन के मोल अंश से 0.21, एक में से घटा दोगे तो दूसरे को घटाने से ये टोटल उसका दूसरे का भी मोल अंश निकल जाएगा। लेकिन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपने 8.29 लिया है नियॉन को, और नियॉन और ऑक्सीजन दोनों को जोड़ के होता है 10.5। तो अगर आप इसमें भी कैलकुलेट करोगे तो देखो 0.79 आ रहा है। अपना कितना मोल लिए हैं और टोटल मोल कितने हैं उससे उसको डिवाइड कर दोगे तो उसका मोल अंश निकल रहा है। तो टोटल मोल अंश एक ही होता है हमेशा, चाहे कितने भी चीजों को मिला लो टोटल मोल एक होंगे, अंश एक होंगे। अब उसमें किसका किसका कितना भाग है? तो मान लो ऑक्सीजन का भाग 0.21 है तो नियॉन का भाग 0.79 होगा। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये देखो लिखा भी है अन्य रूप में नियॉन का मोल अंश निकालने का तरीका है कि 1 में से 0.1 को घटा दिए, 0.21 को घटा दिए। अब गैस का अपना आंशिक दाब कितना होगा? तो उसका अपना मोल अंश कितना है और टोटल गैस का दाब कितना है। तो आपने प्रश्न में देखा था कि इन दोनों के मिश्रण का दाब 25 बार है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ऑक्सीजन का अपना मोल अंश 0.21 है और टोटल दाब है 25। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 5.25 का दबाव ऑक्सीजन लगा रहा है और 25 में से इसको घटा दोगे तो हो जाएगा 19.75। घटा कर भी आप निकाल सकते हो, गुणा करके भी निकाल सकते हो, है ना। 25 में से 0.79 जो इसके मोल अंश है उसको गुणा कर दोगे तो निकल जाएगा, और नहीं तो 25 में से 5.25 को घटा दोगे तो भी निकल जाएगा। तो 25 का जो दाब बना है उसमें नियॉन का हिस्सा 0.25 है और ऑक्सीजन का हिस्सा 5.25 है, तब जाकर के वो 25 का दाब बना पाया है। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला है? दोनों के पहले मोलों की संख्या निकाल लिए। मोल की संख्या निकालने के लिए कितना ग्राम लिया है और उनका मोलर द्रव्यमान कितना है उसको डिवाइड कर दिया। तो दोनों के इतने इतने मोल लिए हैं, मतलब ऑक्सीजन कितने लिए और नियॉन के इतने मोल लिए। अब इनका मोल अंश निकालना है तो इससे टोटल को और इससे टोटल को डिवाइड कर दोगे तो इसके मोल अंश और इसके मोल अंश निकल गए। ये देखिए इसका मोल अंश इतना निकला, इसका इतना निकला। अब कुल दाब में से इसको गुणा कर दोगे तो इसका आंशिक दाब आपको मिल रहा है, दोनों का आंशिक दाब। बहुत साधारण सा ये प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए मैं आपको पहले भी कई बार कहा हूं कि आप जो है एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनको रखिए। थ्योरी तो मैं आपको करा ही रहा हूं नीट के लिए। नीट में थ्योरी आपको पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी मैं आपको फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर वादा करूंगा कि जैसे ही 11-12 के सारे सिलेबस को मैं पढ़ा लूंगा नीट के लिए, मतलब इस तरह से जो चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको फिर टॉपिक वाइज नीट के क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। बायोलॉजी में भी मैं पढ़ाऊंगा और इसमें भी, क्योंकि बायोलॉजी का तो अब 11th का पार्ट खत्म होने वाला है।
फिर उसके बाद 12th का, तो 12th का भी 2 महीने में खत्म हो जाएगा, एक डेढ़ महीने 2 महीने में, कोशिश करूंगा कि 1 महीने या 1.5 महीने में हो जाए। तो जैसे ही वो खत्म होता है फिर मैं उसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और इसको तो अभी समय लगेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को आप किसी बुक से करना शुरू करें। तो जो हिंदी मीडियम के बुक्स आते हैं, अरिहंत की आती है, MTG की आती है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर भी एक आती है, आपको जो पसंद में आए वही बुक ले लो। सब बुक एक जैसे हैं, सब में बढ़िया क्वेश्चन है। किसी के कहने से मत जाना कि मैंने लिया है तो तू भी ले ले, ऐसा नहीं है। अपना जाना, दुकान में खड़े होकर देखना, जो अच्छी लगे बुक उसको ले लेना, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी बुक खरीदोगे उसमें वो कंसेशन करेगा ना, 20% 25% कंसेशन करेगा। बिना कंसेशन के ऑब्जेक्टिव बुक को मत लेना, नहीं तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन से मंगा लेना, उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो कई दुकानदार बदमाश होते हैं, कंसेशन नहीं देते, तो मत लेना उनसे, आप ले लेना ऑनलाइन, ठीक है। गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति, देखिए मान लो गैस है या द्रव है, तो उसके अणु तो गति कर ही रहे हैं। हालांकि ठोस भी ऐसे होते हैं जिनके अणु में थोड़ा बहुत गति होती है, कम से कम कंपन गति होती है, ज्यादा इधर उधर तो नहीं जाते, लेकिन कंपन गति जरूर करते हैं। लेकिन द्रव के अणु और गैस के अणु ये तो हमेशा मूव करते रहते हैं। गैस के अणु ज्यादा तेजी से गति करते हैं, द्रव के अणु थोड़ी धीमे गति करते हैं। और इनका तापमान बढ़ाओगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये ज्यादा तेजी से गति करने लगते हैं। गैसों के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, गति करते समय यह आपस में और पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं, ठीक है। इस टक्कर को अपन कोलाइजन कहते हैं, टक्कर, कोलाइजन, ठीक है। इसके कारण अणुओं की गति और ऊर्जा परिवर्तित होते रहती है। मतलब ये 10 की स्पीड से आ रहे हैं, 5 की स्पीड से आ रहे हैं, टकराएंगे तो हो सकता है ये 5 की स्पीड हो जाए, ये 10 की स्पीड हो जाए, या दोनों में बराबर बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो गतिज ऊर्जा जो है एक दूसरे में बढ़ते रहता है और कम ज्यादा होते रहता है। और कहीं आपने गैस का तापमान घटाया या बढ़ाया तो फिर ये इनकी गतिज ऊर्जा घटेगी और बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने तापमान स्थिर रखा है, आयतन स्थिर रखा है, तो जो गतिज ऊर्जा अणुओं में है वो एक दूसरे को भले ही आदान प्रदान करते रहते हैं, लेकिन वो टोटल एक जैसा, मतलब बराबर रहेगा, उसमें कमी बेसी नहीं होगी। अतः इसलिए किसी भी क्षण सभी अणुओं की गति और ऊर्जा एक समान नहीं होती। अतः हम अणुओं की गति का केवल औसत मान ही ज्ञात कर सकते हैं। यदि नमूने में n अणु हों जिनकी गतियां u1, u2, u3, un तक हों, तो अणुओं की औसत गति u एवरेज, एवरेज औसत का परिकलन हम इस तरह से कर सकते हैं कि u एवरेज बराबर u1, u2, u3, u4, un तक डिवाइडेड बाय n, कितने अणु हैं, सभी की अपनी अपनी कितनी गतिज है और गति है, उन सबको जोड़ के उतने अणुओं से आपने डिवाइड कर दिया। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने प्रदर्शित किया कि गतियों का वास्तविक वितरण गैस के आणविक द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अगर अणुओं का द्रव्यमान ज्यादा है तो उनकी गति कम रहेगी। यह संवेग के आधारित है, मोमेंटम, संवेग। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, चिंता ना करें, लेकिन उसके लिए समय अभी थोड़ा कम पड़ जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ एक्चुअली, मैं 2 जगह और पढ़ाता हूँ, एक कॉलेज में और एक कोचिंग में, और यूट्यूब में भी पढ़ाता हूँ। थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए जरूर ये सेवा कार्य करूँगा। मुझे लोभ नहीं है, यूट्यूब से कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, लेकिन आप लोगों के लिए कम से कम हेल्प हो जाता है, और कोई बात नहीं। मैक्सवेल ने कोई भी विशेष गति प्राप्त अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का सृजन किया, मैक्सवेल का। अब चित्र में हम देखेंगे, चित्र ये देखिए, इसको देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। चित्र में 2 विभिन्न तापों T1 और T2 पर अणुओं की संख्या और आणविक गति के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। ग्राफ में दिखाए गए गतियों के वितरण को गतियों का मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण कहते हैं। चलो अब समझते हैं इसको क्या लिखा है। देखिए यहां पर 2 वक्र बना हुआ है, एक है T1 तापमान पे और दूसरा है T2 तापमान पे, और पहला है T1 तापमान पे। यहां ध्यान रखेंगे हमेशा
कि T2 जो है यानी कि ये वाला तापमान ज्यादा है T1 तापमान से, इसको आप अंदाज लगाइए। और अति संभाव्य गति को हम यहां पर दिखाएंगे, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि जो गति है किसी की भी और अणुओं की संख्या, आप देखिए अणुओं की संख्या, आप अगर T1 तापमान पे अणुओं की संख्या बढ़ाते हो, ठीक है, ये अणुओं की संख्या बढ़ रही है और गति इसके साथ थोड़े दूर तक बढ़ी फिर घटी, मतलब अणुओं की संख्या आपने शुरू में 0 से बढ़ाना शुरू किया तो अणु ज्यादा होते चले गए, वो उस तापमान पे गतिज ऊर्जा प्राप्त करते गए, तो शुरू में गतियां बढ़ेंगी इनकी, क्योंकि अभी तापमान को ग्रहण करके, उसकी ऊष्मा को ग्रहण करके अणु तेजी से गति करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब अणु ज्यादा हो गए तो फिर उनकी गति थोड़ी धीमी होनी शुरू हुई और धीमी होती चली गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर T2 वक्र देखिए, तो अणुओं की संख्या आपने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई तो ये कॉन्स्टेंटली थोड़े ज्यादा समय तक इसकी ऊर्जा गति बढ़ी, गति ज्यादा हो रही ना, अणुओं की संख्या कम है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, देखिए अणुओं की संख्या, इसलिए गति जो है ज्यादा तेजी से बढ़ी, देख सकते हैं। और अणुओं की संख्या को फिर कम करोगे तो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये अब गति यहां तक अधिकतम अणुओं में अधिकतम गति एवरेज तक पहुंच चुकी है, इसमें भी पहुंच चुकी है। अब अणु को कम करेंगे तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, ये है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अति संभाव्य गति है, मैक्सिमम प्रेशर पे गति है, और यहां पर एवरेज है, यहां पर वर्ग माध्य मूल है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर RMP है। तो आप इस ग्राफ को देख लीजिए कि आपने अणुओं की संख्या बढ़ाई तो गति शुरू में बढ़ी, फिर जब अणुओं की संख्या घटाओगे तब गति बढ़ेगी, अणुओं की संख्या कम करनी पड़ेगी, नहीं तो अणु ज्यादा हो जाएंगे तो एक तो आकर्षण बल और दूसरा उनके लिए गतिज ऊर्जा की जो मिल रही बाहर से ऊष्मा, वो उसकी कमी होने लगती है, तो फिर अणुओं को कम करना पड़ेगा आपको। ग्राफ से पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। यहां पर अणुओं की संख्या आप देखिए कि बहुत ज्यादा गति कर रहे हैं और बहुत कम गति कर रहे हैं यहां पर, और बहुत ज्यादा गति कर रहे हैं यहां पर। इन दोनों कंडीशन में अणुओं की संख्या आपने कम ली है, कम अणु लिए हैं, नहीं के बराबर, उधर भी कम अणु लेना पड़ा है आपको। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना। ग्राफ का शीर्ष बिंदु वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतर अणुओं की होती है। जैसे आपने ऊपर किया तो कितनी अधिकतम अणु आप लेंगे कि उनकी ऊर्जा अधिकतम रहेगी। इस गति को अति संभाव्य गति या मैक्सिमम पॉसिबल, ये MP मैक्सिमम पॉसिबल गति है, MP। यह अणुओं की औसत गति के बहुत निकट होती है, क्योंकि सभी अणुओं की कम और ज्यादा गति अगर है तो औसत गति आपको, एक मिनट, ठीक है, औसत गति जितना निकलता है मैक्सिमम गति भी उसके आसपास ही रहती है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर हो गया था इसलिए सुधार रहा था उसको। ताप बढ़ाने से अति संभाव्य गति के अति संभाव्य गति भी बढ़ जाती है। भाई सीधी सी बात है, जब आप गैस का तापमान बढ़ाओगे तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। इसके अतिरिक्त उच्च ताप पर गति वितरण वक्र चौड़ा हो जाता है, क्योंकि अब ज्यादा अणुओं में ज्यादा गतिज ऊर्जा हो रही तो वो ज्यादा वहां पर गति करेंगे, ठीक है, ज्यादा अणु गति करेंगे तेजी से। वक्र का चौड़ा होना दिखाता है कि अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाए तो ज्यादातर अणुओं को ज्यादा ऊर्जा मिल गई। गति का वितरण अणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। समान ताप पर अधिक द्रव्यमान वाले अणुओं की गति हल्के अणुओं की तुलना में धीमी होती है। भाई कोई मोटा आदमी है तो धीरे चलेगा ना, पतला आदमी तेजी से भाग सकता है,
बस वैसे ही है, जो अणु ज्यादा भारी है वो धीमे और जो अणु हल्के हैं वो तेजी से गति कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, समान ताप पर हल्के नाइट्रोजन अणु भारी क्लोरीन अणु से तेज गति करते हैं। भाई नाइट्रोजन N2 14 दूनी 28, ठीक है, 28 हो गया उसका मोलर द्रव्यमान, जबकि क्लोरीन जो है 35.5 दूनी 70 71, तो कहां 28 का भार और कहां 71 किलो का भार, ग्राम का भार, दोनों में अंतर आ गया ना। इस कारण से क्लोरीन धीमे गति करेगा, 71 ग्राम का है, जबकि नाइट्रोजन 28 ग्राम का है, तो जोर से गति करेगा। ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन के अणुओं की गति के वितरण को चित्र 5.9 में देखिए। यद्यपि किसी भी ताप पर अणुओं की निजी गति परिवर्तित होते रहती है, पर गतियों का वितरण वही रहता है। ये देखिए, नाइट्रोजन जो है ज्यादा चौड़े वक्र के साथ गति कर रहा है, क्लोरीन जो है थोड़े कम चौड़े वक्र के साथ गति कर रहा है, क्योंकि भारी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है इसका मैक्सिमम पॉसिबल, तो अणुओं की ज्यादा संख्या के साथ इसकी ज्यादा मैक्सिमम होती है, अणुओं की कम संख्या के साथ होती है, क्योंकि देखिए अणुओं की संख्या ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। ठीक है, और ये 300 केल्विन पे लिया हमने, तापमान स्थिर रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 है और 300, तो 0 से 27 यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको निकाला है। हम जानते हैं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा को निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा किसी भी ये आपने हाफ mv² पढ़ा है गतिज ऊर्जा के लिए, तो v के जगह हम यहां पर u ले रहे हैं, तो हम u² लिख देंगे, हाफ mu²। ठीक है, अगर हम इसलिए यदि हम गैस के कण की सीधी रेखा में चलने पर औसत स्थानांतरण ऊर्जा हाफ mu² बार जानना चाहें, तो हमें सभी अणुओं की गतियों के वर्ग के औसत बार मतलब u² बार की आवश्यकता होगी। इसे निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो u² बार इक्वल टू u1², u2², u3², ये सबको जोड़ दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए, तो u² बार आपको मिल जाएगा। बार का मतलब जोड़ के लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि हम शुरू से कैलकुलेशन करते रहे हैं कि 3-4 चीजें जोड़ना, घटाना, गुणा करना लिखा है, तो हम 2 के ऊपर बार लगा देते थे, तो पहले उसको सॉल्व करना है, उसका ये मतलब होता था, है ना। गतियों के वर्ग का औसत गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। ठीक है, कि गतियों के वर्ग का औसत गैस के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। भाई अगर औसत ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। औसत गति बढ़ेगी तो चाहे उसका वर्गमूल निकालो या ना निकालो, दोनों बढ़ेंगे। यदि हम गतियों के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल लें, तो हमें गति का जो मान प्राप्त होता है वह अति संभाव्य गति और औसत गति से भिन्न होता है। इस गति को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं और इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, और इसका मतलब होगा √u² बार। ये आप फार्मूला ध्यान रखिए। NCERT ने कम लिखा है, लेकिन उसमें लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं सबको याद करते जाइए। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है हिंदी में ही लिखा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में कि हमने यहाँ पर क्या समझाया आपको या क्या लिखा है। वर्ग माध्य, मूल वेग, औसत गति और अति संभाव्य गति में क्या क्या संबंध है? तो सबसे ज्यादा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उससे कम है एवरेज, उससे कम है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। क्योंकि कुछ अणु बहुत ज्यादा तेजी से गति करते हैं, लेकिन ज्यादातर अणु कम तेजी से गति कर रहे हैं, इसलिए एवरेज गति ज्यादा आएगी मैक्सिमम से। ठीक है, तीनों गतियों का अनुपात कितना होता है? देखिए, ये देखिए, UMP सबसे कम है तो 1 आएगा, एवरेज थोड़ा ज्यादा है तो 1.128 आएगा, और URMS ज्यादा है तो 1.224 आएगा। इस तरह से
इनका औसत अगर आप इनका अनुपात निकालते हैं तो कौन किससे ज़्यादा है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कि एवरेज वाला मैक्सिमम पॉसिबल वाला सबसे कम है 1, एवरेज वाला 1.128 और ये 1.224। तो ये इस तरह से एक से ज़्यादा दूसरा होते चला गया है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, तो अब इसमें हम देखिए, क्योंकि गैस ज़्यादातर जो होते हैं वो आदर्श गैस नहीं होते, और दूसरा कि वो अणु के रूप में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये अणु के रूप में रहेंगे, परमाणु के रूप में नहीं रहते। जब जो आदर्श गैस है, थोड़े बहुत जो नोबेल गैस जिसको अपन कहते हैं, नियॉन, आर्गन, जीनान, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये थोड़ा बहुत ऐसे हैं जो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करते हैं और उनमें परमाणु के तौर पे होते हैं, वो अणु के तौर पे नहीं होते। तो अब हम यहाँ पर जो भी गति करा रहे हैं अणु की गति करा रहे हैं। यहाँ हमने अनेक नियमों, बॉयल, चार्ल्स, है ना, उसके बाद आपका गेल-लुसाक, फिर अवोगाड्रो, ये सब नियम पढ़ा, जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रायोगिक तथ्यों का संक्षिप्त कथन है। इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने पर हम पाते हैं कि कोई निकाय विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। परिस्थिति अगर आप बदल देते हो, ताप, दाब, आयतन सब बदल देते हो, तो कैसे व्यवहार करते हैं, ये तीनों चारों ने अलग अलग नियम दिया। बॉयल ने दबाव P1 V1 दबाव और आयतन के बीच में लिखा, चार्ल्स ने आयतन और टेम्परेचर के बीच में लिखा, गेल-लुसाक ने दाब और टेम्परेचर के बीच में लिखा। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिलेशन बताए, लेकिन सबका रिलेशन एक जैसा है। जब प्रायोगिक तथ्य स्थापित हो जाते हैं तब वैज्ञानिक यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि निकाय इस प्रकार के व्यवहार क्यों करता है। जिस तरह के व्यवहारों के बारे में आपने पढ़ा लिखा कि भाई ये दबाव बढ़ा तो आयतन घटा, तापमान बढ़ा तो आयतन बढ़ा, दबाव, ये इस तरह के व्यवहार क्यों करते हैं। उदाहरण, गैस नियम बताता है कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो गैस संपीड़ित होती है, और यह भी जानना चाहिए कि जब गैस संपीड़ित की जाती है तब उसके आणविक स्तर पर क्या होता है। अणु ज्यादा पास पास आ जाते हैं, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों लगते हैं। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो वो अणु ज्यादा पास में आते चले जाएंगे और गैस जो है द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को और संपीड़ित करोगे और ठंडा करोगे तो ठोस में बदल जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ गैसों को छोड़ के ज्यादातर गैसों को सिर्फ संपीड़ित करके आप द्रव में नहीं बदल सकते, आप उनको ठंडा करेंगे संपीड़ित करने के अलावा तो द्रव में बदलेगा, जैसे नाइट्रोजन वगैरह है। तो संपीड़ित करने पर आणविक स्तर पर क्या होता है, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया। यह सिद्धांत हमारे अवलोकनों को अच्छी तरह समझने में एक मॉडल का कार्य करता है। वह सिद्धांत जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है, गैसों का अणुगति सिद्धांत कहलाता है। यह परमाणुविक तथा आणविक सिद्धांत का प्रसार है। आपने जो अभी तक पढ़े उन्हीं को हमने एक्सटेंड किया है, उन्हीं के बारे में हमने समझना शुरू किया है कि अब अणु ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। गैस के अणुगति सिद्धांत के प्रमुख अभिगृहित नीचे दिए गए हैं। अभिगृहित मतलब कथन, पॉइंट्स। ये अभिगृहित उन अणुओं तो परमाणुओं से संबंधित हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है, अतः यह सिद्धांत गैसों के सूक्ष्मदर्शी प्रतिरूप है। गैस के अणुओं को आप नहीं देख सकते हैं, आपके चारों तरफ हवा घूम रही है, देख पा रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, कुछ के दिख जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो धुएं के रूप में दिखेगा क्योंकि उसके कण चमकीले सफेद होते हैं तो आपको दिख जाते हैं, और भी लेकिन सम्मिलित रूप से एक अणु को देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित गणनाएं तथा अनुमान इनके प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुरूप होते हैं तथा इस मॉडल के संशुद्ध रूप को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सिद्धांत केवल दे देना पर्याप्त नहीं होता, आपको उसको प्रायोगिक तौर पे सिद्ध करना पड़ता है। तो प्रायोगिक प्रेक्षण का मतलब है कि प्रयोग के द्वारा देखा गया जो चीज, वो इनको सिद्ध करता है कि सही हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। गैस अधिक संख्या में समरूप कणों, परमाणु या अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये कण इतने छोटे होते हैं तथा इतने दूर दूर होते हैं कि गैस के अणुओं का कुल आयतन उनके मध्य के रिक्त स्थान की तुलना में नगण्य होता है। यह अभिगृहित गैस की उच्च संवृत्तता को व्यक्त करता है। तो एक गैस में जो अणु है, जितने जगह पे वो गैस फैला हुआ है, मान लो 1 लीटर के चेंबर में आपने गैस भरा है, तो सामान्य ताप दाब पर गैस के अणुओं के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो नगण्य होता है। मतलब इतने अणु होने के बावजूद उनका घेरा गया कुल स्थान
उपलब्ध कुल स्थान की तुलना में बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। मान लो आपने 1000 ml स्थान में आपने गैस को रखा है, तो उस गैस में जितने भी अणु हैं उनका साइज नाप के जोड़ दोगे तो ये पॉइंट समथिंग में ml आएगा। मतलब 1000 ml के पीछे अणुओं का जो साइज है, टोटल साइज मिला करके वो कुछ ही ml होगा, नहीं के बराबर। मतलब अणुओं का साइज नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम स्थान वो घेरते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर गैस कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, क्योंकि गैस के कण इतने दूर दूर हैं, अणु इतने दूर दूर हैं कि उनके बीच में कोई बल कार्य नहीं करता। इस अभिगृहित का आधार यह है कि गैस प्रसारित होकर उनके लिए उपलब्ध स्थान को पूर्णतः घेर लेती है और सामान्य ताप दाब पर द्रवीकृत नहीं होती है। सामान्य ताप दाब पर किसी गैस को द्रव अवस्था में देखना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। गैस के कण लगातार गतिक अवस्था में रहते हैं। यदि वे कण स्थिर अवस्था में होते तो गैस एक निश्चित आकृति ग्रहण कर लेती, परंतु ऐसा प्रेक्षित होता नहीं है। भाई गैस को जिस चेंबर में रखे हो उसी चेंबर के साइज में फैल जाता है, पूरा उसी साइज का हो जाता है और उसी के आकार का हो जाता है। अगर चौड़ाई है तो चौड़े आकार का हो जाएगा, लंबा है तो लंबे आकार का हो जाएगा। तो गैस का आयतन और आकृति दोनों उस चेंबर के जैसा हो जाता है, जबकि द्रव की आकृति चेंबर जैसा हो जाता है, लेकिन उसका जो साइज है, आमाप है, वो फिक्स रहता है कि 100 ml जल है तो 100 ml ही रहेगा। उसको 200 ml के पात्र में भरोगे तो 200 ml जल नहीं हो जाएगा, लेकिन गैस 100 ml में भरोगे तो 100 ml का हो जाएगा, 200 ml भरोगे तो 200 ml का हो जाएगा, फैल करके। गैस के कण प्रत्येक संभव दिशा में सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं। अपनी गति के दौरान ये आपस में अथवा पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। तो ये तो मैंने अभी पहले भी बताया कि पात्र की दीवार से भी अपने आप में टकरा रहे हैं, तो पात्र की दीवार में एक दबाव लगा रहे हैं, उसको ठोक रहे हैं, बार बार उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसी सिलेंडर में अगर आप गैस को भरते जा रहे हो तो एक समय आएगा कि सिलेंडर फट जाएगा। जैसे कुकर फट जाता है, कुकर में जो सेफ्टी वाल्व होता है अगर वो नहीं खुला और गैस अंदर में ज़्यादा भर गया, उसका वेपर भर गया, तो उसको फैलाने की कोशिश में इतना ज़्यादा दबाव लगाता है कि उसको फाड़ देता है। सोचिए कितनी ताकत होती है वेपर में या किसी गैस में। तो शुरू में जो रेलगाड़ियाँ चलती थी वो वेपर वाली ही तो चलती थी, वाष्प वाली, भाप इंजन, उसमें भाप बना करके उस भाप की ताकत से रेलगाड़ी को चलाते थे। सोचिए कितनी ताकत है उसमें। ठीक है। गैस के द्वारा उत्पन्न दाब पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा किए गए प्रहारों का परिणाम है। लगातार उसकी दीवार में अणु टकरा रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दबाव है गैस का। और जब तक वो दीवार उन टक्कर को सहन कर सकता है तब तक गैस उसमें से नहीं निकलेगा, और जिस समय वो टक्कर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो चेंबर फट जाएगा, गैस चेंबर फट जाएगा। गैस के अणुओं के मध्य संघट मतलब टकराना पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। मतलब दो अणु जब ऐसे टकराते हैं तो प्रत्यास्थ मतलब उसी गति से वापस जाएंगे। हो सकता है ये 10 से 5 की स्पीड से आ रहा था तो अब ये 5 ये 10 हो जाए, या 7 हो जाए, 7 और 8 हो जाए, ऐसा। लेकिन दोनों की टोटल गति जैसे 10 और 5 मतलब 15 की गति हुई, तो दोनों जो वापस जिस गति से जाएंगे उन दोनों को मिलकर 15 ही होगा, भले वो आगे पीछे बढ़ जाएंगे। तो प्रत्यास्थ का तात्पर्य यह है कि संघटक के पूर्व पश्चात अणुओं की ऊर्जा समान रहती है। दोनों अणुओं की संगठन में अणुओं के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, विनिमय हो सकता है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, वो बराबर बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है। अर्थात विशिष्ट अणु की ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जैसे दो गए, एक 10 की स्पीड से आ रहा है, एक 5 की स्पीड से आ रहा है, टकराए तो हो सकता है ये 5 हो जाए, ये 10 हो जाए, तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी। कुल दोनों का फिर से 15 ही रहेगा टकराने के बाद। यह अभिगृहित इस तथ्य पर आधारित है कि गैस का स्वतः शीतलन या ऊष्मन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक निश्चित ताप पे रख दिए हो गैस को तो अपने आप और उससे ठंडा नहीं होगा, उस तापक्रम से ज्यादा ठंडा नहीं होगा और ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। मतलब वो ऊर्जा ना तो ग्रहण करेगा ना छोड़ेगा। हाँ, अगर आप उसको ठंडा करोगे, ठंडे जगह पे रख दोगे तो उसमें से ऊर्जा निकल जाएगी, ये अलग बात है। यदि
गैस के अणुओं की गति रुक जाए तो वे एकत्र हो जाएंगे, जो वास्तविक प्रेक्षण के विपरीत या प्रतिकूल होगा। तो गैस के अणु कभी भी स्टॉप नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। किसी भी समय गैस के विभिन्न कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। यह भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग अणु जो है अलग अलग स्पीड से गति कर रहे हैं, फलस्वरूप विभिन्न गतिज ऊर्जाएं होती हैं, उनकी गतिज ऊर्जाएं अलग अलग, जो ज्यादा तो ज्यादा गति। ऐसा यह तथ्य सही प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे ही अणु संगठन करते हैं वैसे ही उनके वेगों में परिवर्तन हो जाता है। वो उसी वेग से वापस नहीं जाएंगे, वो अदला बदली कर लेते हैं या बांट लेते हैं। यदि सभी अणुओं के प्रारंभिक वेग समान हो तो भी संगठन के उपरांत उनकी एक रूपता समाप्त हो जाती है। मान लो इधर से 10 आ रहा है 10 की स्पीड से, इधर से 10 की स्पीड से आ रहा है, टकराए तो वापस 10 या वापस 10 नहीं होगा। हो सकता है ये 12 हो जाए और ये 8 हो जाए या उल्टा हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो अगर समान गति से टकराते हैं तो भी टकराने के बाद उनकी ऊर्जा बदल जाती है और कम ज्यादा हो जाती है, तो समरूपता समाप्त हो जाती है। परिणामतः उनके वेग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह वेग लगातार परिवर्तित होते रहता है। इसके बावजूद निश्चित ताप पर वेगों का वितरण समान बना रहता है। ठीक है, तो वितरण समान है, दोनों को मिला के बराबर रहेगा, पहले इतना ही रहेगा, तो उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। यदि एक अणु में विभिन्न वेग होते हैं तो उनकी विभिन्न गतिज ऊर्जाएं होंगी। एक अणु कम ज्यादा स्पीड से गति कर रहा है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी कम ज्यादा हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में हम केवल औसत गतिज ऊर्जा की बात कर सकते हैं। अब एक अणु पहले 10 की स्पीड से जा रहा था, फिर 5 की स्पीड से, फिर 6 की स्पीड से, फिर 10 की स्पीड, तो भैया उसकी गतिज ऊर्जा को आप या गति को आप एवरेज निकालोगे ना, कि पिछले 1 मिनट में वो एवरेज 8 की गति से मूव कर रहा है। अणुगति सिद्धांत में ऐसा माना गया है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखा गया है कि ताप बढ़ाने पर गैस का प्रसार होता है और यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो दाब बढ़ जाता है। चार्ल्स गेलुसाक। या तो आप आयतन को बढ़ने दीजिए या फिर उसके दाब को बढ़ने दीजिए, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इन दोनों में से कोई एक तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप आयतन नहीं बढ़ाओगे तो गैस का दाब बढ़ जाएगा, और दाब नहीं बढ़ाना चाहते तो आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों को स्थिर रखना ताप ज्यादा देने पर संभव नहीं है। गैस को गर्म किए जाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये पात्र की दीवार पर अधिक तेजी से प्रहार करते हैं और इसलिए अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है। भाई आपके पास ज्यादा ऊर्जा रहेगी तो आप ज्यादा जोर से दीवार को ठोकोगे तो उसमें ज्यादा दबाव पड़ेगा, इसलिए तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की ज्यादा तेजी से टकराते हैं। ठीक है, गैसों का अणुगति सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से दाब आयतन के मध्य संबंध तथा गैसों के नियम, जिनका अध्ययन हम पूर्ण में कर चुके हैं, को प्रतिपादित करता है। तो दाब आयतन आपने देखा कि दोनों बढ़ने की कोशिश करते हैं ताप बढ़ाने पर, घटने की कोशिश करेंगे ताप घटाने पर। आदर्श व्यवहार से विचलन, जो भी आपने अभी देखा आदर्श गैस के लिए देखा, विचलन क्यों होता है तो पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप गैस को ज्यादा दबाव में भरते हो, अणु ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो फिर उनके बीच अनोन्य क्रिया चालू हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आदर्श गैस है तो अनोन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनोन्य क्रिया चालू हो जाती है। उसके परिणाम स्वरूप वहां पर जो है उसका जो मुख्य व्यवहार है एक समीकरण के आधार पे उसमें थोड़ा विचलन आ जाएगा, वो आदर्श गैस से थोड़ा विचलित हो जाएगा उसका व्यवहार। गैसों का सैद्धांतिक प्रतिरूप प्रायोगिक अवलोकनों के संगत है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप में तो हमको ऐसा मिलना चाहिए, हम ये पढ़ते हैं, लेकिन कठिनाई तब हो जाती है जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि P v = nRT का संबंध कब तक गैसों के ताप दाब आयतन के मध्य संबंध को बनाए रखता है। क्या एग्जैक्टली ये मिलता है आपको? इसका उत्तर इतना मिलता है क्या? तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दाब आयतन के मतलब दाब कम रहे आयतन ज्यादा रहे, ताप कम रहे, नहीं सॉरी ताप ज्यादा रहे, तो फिर आपको आदर्श गैस जैसा व्यवहार मिलेगा। इस तथ्य का पता लगाने के लिए हम गैसों के PV को P के विरुद्ध आरेख खींचते हैं। बायर के नियमानुसार स्थिर ताप पर PV स्थिर होना चाहिए। PV और P के मध्य आरेख में सीधी रेखा जो अक्ष के समानांतर है प्राप्त होनी चाहिए।
लेकिन 273 केल्विन में विभिन्न गैसों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित इस प्रकार के आरेख को दर्शाते हैं। देखिए, आदर्श गैस का पीवी और पी के मध्य ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए पीवी मतलब दाब, देखिए ध्यान से, दाब P और आयतन V, ये। तो अगर आप इन दोनों को वेरिएबल रखते हो तो दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा और दाब कम करोगे तो आयतन बढ़ जाएगा। मतलब ये इसका मान स्थिर रहेगा कभी भी। अगर दाब और आयतन कम ज्यादा हो सकते हैं तो दाब बढ़ाओगे तो सिकुड़ के आयतन कम हो जाएगा, एक कम होगा एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक कम होगा, इसलिए ये स्थिर रह जाएगा। मान लो ये 2 था 3 था, आपने एक को बढ़ा दिया दूसरा घट जाएगा, ये 3 और 2 हो जाएगा, परिणाम एक जैसा रहेगा। और एक निश्चित दाब पे हम किसी भी समय कैलकुलेट करें, दाब को अगर आप बढ़ाते हो तो भी पीवी तो स्थिर है। देखिए इतना आयतन है, दाब को बढ़ा दिए तो आयतन कम होने के कारण से पीवी बराबर रहेगा। तो आदर्श गैस तो एकदम सीधी रेखा में चल रही देख सकते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम को आप देखिए, तो इनमें आप देखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों तो आदर्श गैस जैसा व्यवहार कर रहे हैं करीब करीब। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया लगभग नहीं के बराबर है। हाइड्रोजन के अणु और हीलियम के परमाणु, क्योंकि हीलियम अणु नहीं बनाता है, तो इनके अणुओं परमाणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए इनका पूरा व्यवहार लगभग आदर्श गैस जैसा है। लेकिन आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, इनका आदर्श गैस जैसा व्यवहार नहीं है। दाब बढ़ाने पर पीवी पहले घटा फिर बढ़ा, पहले घटा फिर बढ़ा। मतलब दाब बढ़ाए तो आयतन उस रेशियो में कम नहीं हुआ, ज्यादा कम हो गया। जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो गया। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है। CO के अणुओं के बीच या CH4 के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। तो जब दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाने से आयतन को इतना कम होना था लेकिन आयतन इतना कम हो गया शुरू में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अणुओं के बीच आकर्षण बल लगा तो एक दूसरे को खींच के और छोटे हो गए। समझ रहे हैं बात को? दाब बढ़ाए, मान लो दाब को आप 0 से 10 किए, 0 से 10 किए, तो 0 में इतना आयतन था और 10 में इतना आयतन होना था, लेकिन आयतन इतना हो गया। तो इतना क्यों हुआ? ज्यादा कम क्यों हुआ? क्योंकि अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ा तो वो खींच के एक दूसरे के ज्यादा पास आ गए, तो जितना घटना था उससे ज्यादा घट गया। लेकिन अब दाब को और बढ़ा रहे हो तो फिर आयतन उतना तेजी से नहीं घटा बल्कि बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब दाब आपने और बढ़ाया तो अणु ज्यादा पास में आ गए तो प्रतिकर्षण बल काम करने लग गया। पहले केवल आकर्षण बल से खींच रहे थे, एक निश्चित दूरी तक खिंचाया, लेकिन अब प्रतिकर्षण बल भी थोड़ा बहुत काम करेगा तो थोड़ा दूर जाना चाहेंगे। इसलिए ग्राफ का विचलन काफी ज्यादा हो रहा है। पहले पीवी का मान घटेगा क्योंकि आयतन ज्यादा तेजी से घटेगा, फिर उतनी तेजी से नहीं घटेगा, फिर वो लगभग स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये विचलन इसलिए है क्योंकि CO के अणुओं के मध्य और CH4 के अणुओं के मध्य आपस में एक दूसरे के अणु में, मतलब अपने अपने अणुओं में आकर्षण बल कार्य करता है। फिर बाद में वो आकर्षण बल नगण्य हो जाता है और ज्यादा आकर्षण नहीं होता बल्कि प्रतिकर्षण होने लगता है, इसलिए और तेजी से वो नहीं घटेगा। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन लगभग आदर्श गैस जैसा, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, ये भी वैसे ही व्यवहार करते हैं आदर्श गैस जैसा। ठीक है, लेकिन ये अब इनमें एक और अंतर देखिए कि जब हमने हाइड्रोजन और हीलियम की बात की तो इसमें हीलियम में तो परमाणु ही रहेगा, अणु तो है नहीं, तो मतलब एक ही टाइप के परमाणु, हीलियम हीलियम हीलियम। हाइड्रोजन का जो अणु बना है उसमें जो परमाणु है केवल हाइड्रोजन 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 है। लेकिन CO में 2 प्रकार का है, कार्बन एक ऑक्सीजन है, और CH4 में भी 2 प्रकार का है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो एक से ज्यादा प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ अणु आदर्श गैस से ज्यादा विचलन प्रदर्शित करेगा, जबकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ जो अणु है वो आदर्श गैस के लगभग समान वो अपना व्यवहार रखेगा। ठीक है,
यहाँ आसानी से देखा जा सकता है कि स्थिर ताप पर वास्तविक गैसों के लिए PV और P के मध्य आरेख में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। वास्तविक गैस के लिए सीधी नहीं होती है, आदर्श गैस के लिए सीधी है और कुछ उनके जैसे ही है। आदर्श व्यवहार से स्पष्ट विचलन दिखाई देता है कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में, तथा दो प्रकार के वक्र दिखाई देते हैं। इस वक्र में डाई हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दाब बढ़ाने पर PV का मान भी बढ़ता जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए द्वितीय प्रकार का वक्र मिलता है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में आदर्श व्यवहार से ज्यादा ऋणात्मक विचलन मिलता है। दाब बढ़ाने पर प्रारंभ में PV का मान कम होता है, न्यूनतम स्तर तक पहुंचता है, फिर बढ़ता है और आदर्श गैस की रेखा को पार करके लगातार धनात्मक विचलन दर्शाता है। पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक विचलन। अतः प्रेक्षित होता है कि वास्तविक गैसें बॉयल के नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाड्रो नियम का पूर्णतः पालन सभी परिस्थितियों में नहीं करते हैं। विशेषकर दाब बढ़ाओगे तो उनका व्यवहार ज्यादा विचलित होता है, मुख्य व्यवहार से वो ज्यादा अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, कुछ दाब बढ़ाने से उनके अणु ज्यादा पास में आ जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा डेविएशन शो करते हैं। जब दाब आयतन आरेख खींचा जाता है, ये देखिए भाई, दाब को आप बढ़ाओगे तो आयतन कम होना चाहिए ना। तो आदर्श गैस देखिए, है ना, ये इधर से देखिए कि आप दाब को बढ़ा रहे हो, दाब बढ़ा रहे हो तो आयतन कम है, दाब को घटा रहे हो तो आयतन बढ़ रहा है। समझ पाए आप बात को? आयतन कब बढ़ा? जब दाब को कम किए, और दाब को बढ़ाए तो आयतन कम हुआ, आयतन इस दिशा में। दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम, दाब घटाओगे तो आयतन ज्यादा। अब इसमें आप देखिए कि आदर्श गैस का व्यवहार और वास्तविक गैस का व्यवहार, इनके व्यवहारों में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आयतन का जो व्यवहार है वो लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा सा अंतर आपने CO और CH4 में देखा था। ठीक है, जब दाब आयतन आरेख खींचा जाता है तब आदर्श व्यवहार से विचलन आभासी हो जाता है। वास्तविक गैसों के लिए दाब आयतन आरेख के प्रायोगिक आंकड़े तथा आदर्श गैस के लिए बॉयल के नियमानुसार सैद्धांतिक रूपी गणनाएं संपाती होनी चाहिए। लगभग एक जैसा होता है आदर्श गैस और वास्तविक गैस का। चित्र में आरेख दिखाए गए हैं। उच्च दाब पर मापित आयतन परिकलित आयतन से अधिक होता है, जबकि निम्न दाब पर मापित तथा परिकलित आयतन एक दूसरे के समीप होते हैं। तो मतलब यह है कि दाब को कम रखोगे ना तो वो ज्यादा आदर्श गैस जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि जब दाब को आपने कम रखा है, ये देखिए दाब कम है, तो ये जो है आदर्श गैस और वास्तविक गैस यहाँ पर एक जैसे हैं। ठीक है, दाब को और कम करोगे तो फिर थोड़ा डेविएशन होगा। ये तो अंतर आ रहा है, ये विचलन है। तो जब दाब को ज्यादा रखे हो तो देखिए ज्यादा विचलन हो गया दोनों में। दाब को कम करते गए तो विचलन कम होते होते एक ऐसा समय आया कि वास्तविक गैस और आदर्श गैस एक जैसे हो गए। मतलब कि कम दाब पे वास्तविक गैस भी आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जब और कम दाब करोगे, दाब को और कम नहीं कर रहे हैं अपन इससे ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा घटाए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर जो आयतन है, ये दाब है, यहां पर जो दाब है वो थोड़ा कम है। तो दाब को और कम करोगे तो थोड़ा सा फिर विचलन होगा, लेकिन अब विचलन नहीं के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये जो गैप है ये विचलन है, ये विचलन नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि वास्तविक गैसें सभी परिस्थितियों में बॉयल, चार्ल्स, अवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करती। तो कब? अब दो प्रश्न उभरते हैं। पहला, गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों करते हैं, और वे कौन सी परिस्थिति जब गैस को आदर्श गैस से विचलित करती है? तो मैंने दोनों कारण बताया कि ज्यादा दबाव करेंगे तो ज्यादा विचलन होगा, और दबाव में वो अणु पास पास आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणा पर पुनर्विचार करें तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हम पाते हैं कि अणुगति सिद्धांत की दो कल्पनाएं सही नहीं है। पहला, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होना चाहिए, जबकि होता है आकर्षण बल। दूसरा, गैस के अणुओं का आयतन गैस के द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, जब गैस को कम मात्रा में लिए हो तो उसमें फिर गैस के अणुओं की जो साइज है पूरे
पात्र की साइज की तुलना में नगण्य है। लेकिन जब गैस के अणु को भरते गए, अब गैस के अणु बहुत ज्यादा घनत्व के साथ भर गए, तो अब उनके द्वारा घेरा गया स्थान कुल स्थान की तुलना में नगण्य कैसे होगा? मान लो 100 ml का स्थान है, उस 100 ml में ठूस ठूस के आपने भर दिया अणुओं को, तो अणुओं की साइज को आप नगण्य कैसे मान सकते हो? वो तो लगभग पूरे स्थान को घेर लिया। इसलिए दो अभिगृहित जो है, जो आदर्श गैस के सिद्धांतों पे होनी चाहिए, वो दोनों यहाँ पर अणुगति सिद्धांत के दोनों पॉइंट ये गलत हो जाते हैं। एक तो उनके बीच में आकर्षण बल चालू हो जाता है, दूसरा वो जगह घेर लेते हैं, तो उनकी घेरी गई जगह अब नगण्य नहीं होती है। अभिधारणक का केवल तभी सही है जब गैस कभी भी द्रवीकृत न हो, लेकिन हम जानते हैं कि ठंडे करने पर और संपीड़ित करने पर गैस को द्रवित किया जा सकता है, तथा द्रव के अणुओं को संपीड़ित करना कठिन होता है। ठीक है, जब अणु पास पास आएंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, इसलिए वो गैस से द्रव में बदल जाते हैं ठंडा करने पर, पास लाने पर। और अब द्रव के अणु को और दबाना बहुत कठिन है, उनको और पास में लाना, अर्थात प्रतिकर्षण बल इतने प्रभावी हो जाते हैं कि सूक्ष्म आयतन में अणुओं की अपमर्दन का विरोध करते हैं। मतलब यह है कि अब अणु इतने पास में आ गए कि और पास में आने का विरोध करते हैं और प्रतिकर्षण बल लगा देते हैं, तो उनको और पास में लाना दिक्कत करता है, नहीं हो पाता। और अभिगृहित ख सही है तो दाब आयतन आरेख में वास्तविक गैस के प्रायोगिक आंकड़े तथा बायल के नियम पर आधारित सैद्धांतिक परिकलन एक दूसरे के संपाती होने चाहिए थे। दूसरा अभिगृहित क्या था कि घेरा गया स्थान अणुओं के द्वारा वो नगण्य है, लेकिन जब ज्यादा ठूस दिया तो घेरा गया स्थान भी तो कुछ मायने रखता है, इसलिए वो बायल के नियम से प्रेक्षण अलग हो जाता है। वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलन इसलिए दर्शाती है क्योंकि अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। आकर्षण बल अणुओं को पास पास लाने का प्रयास करते हैं और प्रतिकर्षण बल अणुओं को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू में जब अणुओं को आप पास में लाए तो आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी था, इसलिए वो ज्यादा पास में आते चले गए, लेकिन जब ज्यादा पास आ गए तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा, तो अब और पास में नहीं आना चाहेंगे। उस दौरान वो गैस द्रव में बदल जाएगा, फिर उसको आप और पास में लाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो है प्रतिकर्षण है। उच्च दाब पर गैस के अणु पूर्ण प्रतिघात के साथ पात्र की दीवार से नहीं टकराते, क्योंकि आणविक आकर्षण बल के कारण वे पीछे की ओर भी अन्य अणुओं के साथ आकर्षण बल महसूस करते हैं। अब अणु पास पास में एक दूसरे से आकर्षित है, अब एक अणु तेजी से जाके टकराऊंगा करके दीवार की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको पीछे से एक दूसरा अणु आकर्षण बल द्वारा खींच रहा है, तो उसकी स्पीड धीमी हो गई। यह गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवार पर उत्पन्न दाब को प्रभावित करता है, तो दाब कम हो जाएगा। अतः वास्तविक गैस के द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श गैस के दाब से कम हो जाएगा। भाई आप जितना ज्यादा अणु ठूस ठूस के भर रहे हो उसमें दाब उतना बढ़ना चाहिए। मान लो 10 का 20, 30, 40 होना चाहिए, लेकिन 10 का 20 नहीं हुआ, 18 हुआ, फिर 40 की जगह वो 30 हो गया या 35 हो गया, तो विचलन क्यों हुआ? क्योंकि पीछे से खींचा अणुओं को दूसरे अणुओं ने, इसलिए दाब कम हो गया, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया। तो जो आदर्श गैस का दाब होना चाहिए, वास्तविक गैस का दाब जितना है उसके प्लस AN²/V² को आप लिखना चाहेंगे। ठीक है, A जो है एक स्थिरांक है, N अणुओं की संख्या है, V आयतन है, तो ये वास्तविक जो दबाव है वो कम हो गया, इतना उसमें कमी आई है आदर्श गैस से। ठीक है, तो उतने को जोड़ दोगे तो आदर्श गैस इतना दबाव उसको मिलेगा। मतलब जो 20 होना चाहिए था 18 हुआ, तो 18 मतलब 2 जो है ये हुआ, ये कमी आई 2 की। ठीक है, इस स्थिति में प्रतिकर्षण बल भी सार्थक हो जाते हैं। अब प्रतिकर्षण बल भी लग रहे हैं। प्रतिकर्षण अणुनिक्रियाएं लघु मात्रा में होती है तथा जब अणु एक दूसरे के लगभग संपर्क में होते हैं तब ये सार्थक हो जाते हैं। अणु जब दूर दूर रहते हैं तो प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत पास पास आ जाते हैं, संपर्क में जाते हैं, तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह स्थिति उच्च दाब पर उत्पन्न होती है, और जब दाब बढ़ाते जा रहे हो तो प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा आकर्षण के साथ। प्रतिकर्षण बल अणुओं को सूक्ष्म परंतु अभेद्य गोले की भांति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब अणु एक गोला है, उसके अंदर आप नहीं घुस सकते क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं दूसरे अणु को। अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन भी सार्थक हो जाता है। अब अणु का साइज भी मायने रखने लगता है, क्योंकि अणु बहुत पास पास आ गए हैं, तो सबको जोड़ोगे तो टोटल आयतन के बराबर हो जाएगा, या उसमें मायने तो रखेगा ही कम से कम। क्योंकि अणु V आयतन में विचरण के स्थान पर V - NB आयतन में विचरण करने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं, जहां NB गैस के अणुओं द्वारा घेरे गए वास्तविक आयतन के लगभग बराबर है। अब एक अणु है, ये पहले 1 लीटर में अकेले था तो घूम सकता था पूरे 1 लीटर में,
लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे अणु आ गए, 1 लीटर में बहुत सारे अणु आ गए, तो उन अणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान इस अणु के लिए उपलब्ध नहीं है घूमने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ स्थान घेर लिया। जैसे मैं इस कमरे में आराम से घूम रहा हूं, लेकिन इस कमरे में अगर 10 लोग बैठ गए तो उनके द्वारा घेरे गए स्थान में मैं नहीं जा सकता ना, वहां से कट पीट के जाना पड़ेगा, वैसे ही है। तो वो जो दूसरे अणु के द्वारा घेरा गया स्थान है वो Nb है। B एक स्थिरांक है और N उसके मोलों की संख्या है। जब आयतन के इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए हम समीकरण 5.17 पीछे वाला समीकरण, ठीक है, PV = nRT जो हमने समीकरण निकाला था, उस PV = nRT को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, P के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, V के साथ इसको घटाना पड़ेगा, तब आपका nRT आपको उत्तर आएगा। ये वास्तविक गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए PV = nRT ठीक है, वास्तविक गैस के लिए इस फार्मूले को अपने को लिखना पड़ेगा, P + AN² / V² और V - NB, इसको आपको लिखना पड़ेगा साथ में, तब आपका वास्तविक गैस के लिए PV nRT का मान इस फार्मूले के हिसाब से सही आएगा। ठीक, अब ये जो समीकरण आपने निकाला 5.31, ये वांडर वाल समीकरण कहलाता है। N गैस के मोलों की संख्या है, A और B वांडर वाल स्थिरांक है जिनका मान गैस के चारित्रिक गुणों पर निर्भर करता है। अलग अलग गैसों के लिए A और B का मान अलग अलग रहेगा। A का मान गैस की अणुओं में अंतरा अणुक आकर्षण बल का परिणाम है जो ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। A का मान गैस के अणुओं में अंतरा अणुक आकर्षण बल का परिमाण है, आकर्षण बल। कम ताप पर भी अंतरा अणुक बल सार्थक हो जाते हैं क्योंकि अणु कम ऊर्जा से गमन करते रहते हैं, जिससे ये अणु एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं। धीमे गति का रहेंगे तो ज्यादा आकर्षण है। वास्तविक गैस तब आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है जब अंतर अणुक बल प्रायोगिक रूप से नगण्य हो जाए। इसलिए आपको दाब कम और ताप ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ताप कम रखने से वो ज्यादा आकर्षित होंगे तो वास्तविक गैस से ज्यादा अलग व्यवहार करेंगे। तो ज्यादा ताप में रखेंगे ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। ये देखिए, वास्तविक गैस तब भी आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है जब दाब शून्य हो जाए। तो दाब को एकदम शून्य रखोगे तो गैस ही खत्म हो गया, तो थोड़ा सा दाब रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा विचलन होगा। आदर्श व्यवहार से विचलन को सांपीड्यता कारक जेट द्वारा मापा जा सकता है। PV nRT के गुणनफल का अनुपात होता है। तो सांपीड्यता कारक जेड है जो संपीड़न करने के लिए जिम्मेदार है, तो उसका मान PV/nRT रहेगा। आदर्श गैसों के लिए Z = 1 होता है क्योंकि सभी ताप एवं दाब पर PV = nRT सही आता है। Z एवं P के मध्य आरेख खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होगी जो दाब के अक्ष के समानांतर होती है। चित्र, इन गैसों में Z का मान इकाई से विचलित हो जाती है जो आदर्श तत्व से विचलन दर्शाती है। ये देखिए, आदर्श गैस का PV/nRT यानी Z और P के बीच में जब आरेख खींचते हैं तो एक सीधी लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन आती है जिसका मान 1 आता है। लेकिन किसी दूसरे गैस का ये लाइन एकदम सीधी नहीं आती बल्कि विचलन दर्शाएगा। और देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सबसे कम विचलन दर्शा रहा है और नाइट्रोजन पहले डाउन, फिर अप, ऑक्सीजन ज़्यादा डाउन, CH4 उससे ज़्यादा डाउन, CO2 उससे ज़्यादा डाउन। तो ये जो विचलन डाउन होने वाला काम हो रहा है ये अणुओं के मध्य CO2 अणुओं के मध्य ज़्यादा आकर्षण बल को दर्शाता है। ठीक है, आकर्षण बल शुरू में बहुत ज़्यादा है, ऐसा दर्शा रहा है। तो दाब बढ़ाने पर आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शा रहा है। शुरू में दाब शून्य था तो सभी आदर्श गैस जैसे हैं। दाब जैसे जैसे बढ़ाए इनका विचलन शुरू हो गया। हाइड्रोजन सबसे कम विचलन दर्शा रहा है क्योंकि शुरू में से आखिर तक हाइड्रोजन एक लाइन में चल रहा है, भले ही थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जेड, ये विचलन 1 से ज्यादा हो रहा है, सभी का 1 से ज्यादा है, लेकिन शुरू में 1 से कम हो रहे हैं ऋणात्मक, फिर 1 से ज्यादा हो रहे हैं धनात्मक, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा धनात्मक है। तो देख सकते हैं कि आदर्श गैस से विचलन हो जाता है। निम्नत्व दाब पर लगभग सभी गैसों के लिए Z = 1 के बराबर होता है। तो मैंने कहा ना कि निम्न दाब पर Z 1 होगा सभी के, जो कि आदर्श गैस जैसा व्यवहार करते हैं सभी। लेकिन उच्च दाब पर सभी गैसों के लिए Z का मान 1 से ज्यादा हो रहा है। हालांकि शुरू में 1 से कम हो रहा है, अर्थात इन्हें संपीड़ितता करना कठिन होता है, इनको दबाना कठिन होगा। ठीक है, जो गैस ज्यादा विचलन। मध्यवर्ती दाब पर Z <1 हो रहा है, शुरू में कम हो रहा है, देख सकते हैं ये शुरू में कम हो रहा है तो Z 1 से कम हो गया। अतः जब
गैस द्वारा घेरा गया आयतन बहुत अधिक हो तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। मतलब गैस कम हो आयतन ज्यादा हो तो फिर आदर्श व्यवहार, क्योंकि ऐसी स्थिति में अणुओं का आयतन नगण्य माना जा सकता है और उनके बीच आकर्षण बल भी नगण्य होता है। अन्य शब्दों में जब दाब बहुत निम्न होता है तो गैस का व्यवहार अधिक आदर्श हो जाता है। किस दाब तक गैस आदर्श नियमों का पालन करेगी गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। जिन अणुओं के बीच में ज्यादा आकर्षण बल लगता है वो ज्यादा विचलन प्रदर्शित करेंगे। वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस पर्याप्त ताप की मात्रा में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है बॉयल ताप या बॉयल बिंदु कहलाता है। कोई ऐसा ताप है क्या जिसमें अधिक दाब में रखने पर भी वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा? तो उच्चतम ताप होना चाहिए। एक गैस का बॉयल बिंदु गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बॉयल बिंदु से ऊपर वास्तविक गैस आदर्शता से धनात्मक विचलन दर्शाती है और जेड का मान 1 से अधिक हो जाता है। ठीक है, बॉयल बिंदु एक निश्चित तापमान है जहां पर वो किसी भी ताप में आदर्श जैसा व्यवहार करेगा। उससे ज्यादा तापमान में फिर जेड धनात्मक विचलन दर्शाएगा, कम तापमान में ऋणात्मक विचलन। अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत क्षीण हो जाते हैं, चूंकि दूर दूर हो जाते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बॉयल बिंदु से नीचे दाब बढ़ाने पर वास्तविक गैसों का जेड का मान प्रारंभ में कम और फिर बाद में बढ़ाने पर जेड का मान लगातार बढ़ते जाता है। देखा कि आपने शुरू में कम फिर बढ़ा, ठीक है, कम तापमान पर। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि उच्च ताप तथा निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार करती है। तो अब ये एक लाइन याद रखिए कि तापमान उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए। इसको सैकड़ों बार मैंने अभी 2-3 दिन की क्लास में बताया आपको, तब वो आदर्श गैस व्यवहार। ताप ज्यादा दाब कम, विभिन्न गैसों के लिए परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मतलब कितना दाब कितना ताप ये परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन उच्च ताप और निम्न दाब ये तो शुरू से आखिरी तक। यदि हम निम्नलिखित व्युत्पन्न देखें तो जेड के संदर्भ में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जेड जो है पीवी बाई एनआरटी, वी जो वास्तविक आयतन है। यदि गैस आदर्श व्यवहार करती है तो वी आदर्श बराबर एनआरटी बाई पी होता है। तो वी के जगह एनआरटी बाई पी रखिए, ठीक है। तो यहां पर जब आप रखेंगे एनआरटी बाई पी, उल्टा कर देंगे तो काट पीट के जेड बराबर होता है जेड वी वास्तविक वी आदर्श। कितना आयतन वास्तविक मिला, कितना आयतन आदर्श रूप में होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात जेड होगा। काट पीट जाएगा पूरा, वी को रख दोगे तो वहां पर वी का मान इसमें रखोगे तो ये वी का मान है, इसको यहां पर रखिए तो हो जाएगा वो। समीकरण 5.34 से स्पष्ट है कि संवेद्यता गुणांक गैस के वास्तविक मोलर आयतन और उसी ताप एवं दाब पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का अनुपात होता है। तो आपने देख लिया वी आयतन है। इस खंड में हम अध्ययन करेंगे कि गैसी तथा द्रव अवस्था में विभेद करना संभव नहीं है तथा कम आयतन और उच्च आणविक आकर्षण के क्षेत्र में द्रव को गैस की निरंतर अवस्था मानी जा सकती है। तो जब आप गैस को द्रव बना दिए ज्यादा दाब कम ताप में तो फिर वो विचलन दर्शाएगा। हम यह भी देखेंगे कि गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के लिए समतापी वक्रों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि आप कई बार किसी गैस को केवल दबा करके केवल ठंडा करके द्रव नहीं बना सकते, दोनों करना पड़ेगा तो द्रव बनेगा। तो गैसों का द्रवीकरण कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय। जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।